जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों इस क्लास में जो है कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों को शामिल किया गया है, कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग इस पूरी क्लास को धैर्यपूर्वक जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट सवालों को ही कवर किया गया है। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए सभी लोग और आंसर देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच को जो है क्या कहा जाता है? लड़कपन कहते हैं, शैशवावस्था कहा जाता है, किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन डी दिया है जवानी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग यहां पर बताएं। साथियों आप देखिएगा, विकास क्रम की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। पहला आपका होता है शैशवा अवस्था, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है बाल्यावस्था, तीसरे नंबर पर आता है आपका किशोरावस्था, चौथे नंबर पर आपका आता है भाई युवा अवस्था। तो यहां पर आपसे सवाल पूछा है, बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, किशोरा अवस्था की जो एज होती है वो लगभग जो है 14 वर्ष से 16 वर्ष के जो है मध्य होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने करियर, दोस्ती और व्यक्तित्व को लेकर जो है गंभीर तरीके से सोचने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप लोग बस इतना सा याद रखिए, बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच को जो है किशोरा अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, जिज्ञासा क्या है साथियों बताइएगा? जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, आज्ञा पालन, पूर्ण ज्ञान। ये सवाल साथियों पेपर में पूछे गए हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। आप लोग बताइए जिज्ञासा का तात्पर्य क्या है? सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं जानने की इच्छा ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, जिज्ञासा जो है सीखने की पहली सीढ़ी होती है, आप सभी को पता होगा। बिना जिज्ञासा के जो है अधिगम यानी सीखना जो है साथियों नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, जिज्ञासा का तात्पर्य है जानने की इच्छा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा जरूर कि आपने इन 40 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? यानी टीचिंग का जो है साथियों उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना। ऑप्शन सेकंड है, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, उपरयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सभी दोस्त यहां पर आंसर करिएगा, बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीचिंग यानी शिक्षण का साथियों उद्देश्य क्या होता है? तो आप देखेंगे छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, बिल्कुल भाई सही बात है। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, बिल्कुल बात है। यहां पर भाई ये भी आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है किसी भी चीज को जो है सीखने के लिए। आपका सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। विद्यार्थी को जो अभिप्रेरित करना, यानी विद्यार्थियों को जो है प्रेरित किया जाता है अच्छी चीजों को सीखने के लिए। तो यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। आप देखेंगे डी ऑप्शन जो दिया है उपरयुक्त सभी, यानी ये तीनों ऑप्शन साथियों बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर चौथा है, कक्षा शिक्षण में जो है रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि है? बताइए। छात्र का अध्ययन करना, उद्देश्य की अस्पष्टता, रुचि मापन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आप क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, चलिए भाई, कक्षा शिक्षण में जो है रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि है? तो याद रखें आप लोग, यहां पर जो आपका दिया है छात्र का अध्ययन करना, बिल्कुल भाई बात सही है। उद्देश्य की स्पष्टता, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुचि मापन, ये भी आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये भी आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि इसमें से है? तो ये साथियों तीनों विधियां होती हैं। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग ध्यानपूर्वक हर
क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का, आर्थिक मूल्यों का। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करिए उत्तर देने के लिए। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है नैतिक मूल्यों का। आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक मूल्य का साथियों आप जानते होंगे अर्थ सत्य, ईमानदारी, सहानुभूति जैसे गुण को जो है विकसित करना। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चरित्र निर्माण जो है शिक्षा का मुख्य भाग होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है किस चीज का, नैतिक मूल्यों का। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन जो है एक अनौपचारिक संस्था है बताइए। वर्ग कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सेमिनार। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो। चलिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों जो आपका अनौपचारिक संस्था होती है, अनौपचारिक संस्था के अंतर्गत आपका जो परिवार आता है, ठीक है, परिवार हो गया, और साथियों खेल का जो मैदान होता है ये आपका क्या है, अनौपचारिक संस्था के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपका जो साथियों विद्यालय होता है या कक्षा होता है, ये सभी क्या होता है, ये सभी जो है औपचारिक संस्था के अंतर्गत आता है। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं खेल के मैदान पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर अनौपचारिक संस्था इसमें से आपका क्या हो जाएगा, खेल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 7वां, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए यहां पर आप लोग सभी लोग आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य जो है क्या होता है, ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई साथियों उपचारात्मक शिक्षण का काम क्या होता है, गलती या कमी को बढ़ने से रोकना अथवा उसका जो है सुधार करना। ठीक है, अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसका उपचार करना। ठीक है, यानी गलती क्यों कर रहा है उसको समझना, उसमें जो है सुधार करना, उस गलती करने की प्रक्रिया को जो है रोकना, ये क्या है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं निषेधात्मक पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, उपचारात्मक शिक्षण का मतलब साथियों हो जाएगा यानी समस्या को जो है जड़ से रोकना या निषेध करना। आप कहिएगा निषेधात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, आप लोग यहां पर उत्तर करिएगा। किसने कहा मनुष्य जो है पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसके द्वारा कहा गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बताएं। किसने कहा जो है मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, गांधी जी के द्वारा कहा गया, फ्रॉबेल के द्वारा कहा गया, विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया, जॉन डेवी के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8वें का आप लोग यहां पर उत्तर कर सकते हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोग यहां पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, विवेकानंद पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है प्रक्षेपित उपकरण नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण जो है नहीं है। चाहिएगा यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिएगा सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइएगा, निम्न में से कौन सा जो है प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। बात करें साथियों अगर प्रक्षेपित उपकरण की, तो ये प्रक्षेपित उपकरण होता क्या है साथियों, जिस चीज को जो है मशीन या प्रोजेक्टर की मदद से स्क्रीन या दीवार पर दिखाया जाता है वो क्या होता है, वो जो है प्रक्षेपित उपकरण कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड, ये आपका प्रक्षेपित उपकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका पपेट है ये साथियों आपका प्रक्षेपित उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो साथियों पपेट होता है ये हाथ से चलाकर कहानी को समझाता है, इससे जो है समझाया जाता है। ठीक है,
तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जब बच्चा जो है फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, व्यवस्था जो है फेल हो गई। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। चलिए, हमने शुरुआत में ही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में बताया था कि यदि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल को जो है सॉल्व करना है तो बच्चे को जो है आपको केंद्र में रखना होगा। ठीक है, बच्चे को जो है आपको केंद्र में रखना होगा। केंद्र में रखने का मतलब ये है कि बच्चे को जो है भगवान मानकर सवाल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है क्लास में जो है बच्चा, स्कूल में जो है बच्चा सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये तो आपका निगेटिव टर्म हो जाएगा। यानी जब कोई बच्चा जो है साथियों स्कूल में फेल होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये तो आपका निगेटिव टर्म हो जाएगा। बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, ये भी आपका गलत है भाई। बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता थी, अगर भाई ट्यूशन की आवश्यकता थी तो विद्यालय क्यों है। चौथा ऑप्शन दिया है व्यवस्था जो है फेल हुई, तो आप देखेंगे जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा साथियों विद्यालय में फेल होता है इसका मतलब पूरे स्कूल की जो है, पूरे एजुकेशन सिस्टम की जो है व्यवस्था फेल हो गई है। ठीक है, यानी बच्चा क्यों फेल हो गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग यहाँ पर सही आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या है, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दें। चलिएगा, तो जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं आदर्शवाद पर, ए ऑप्शन पर जो भी साथी यहाँ पर गए हैं भाई वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आदर्शवाद जो है आपका करेक्ट आंसर है। यानी वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है, तो वह साथियों आपका आदर्शवाद। अगला सवाल, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभ को जो है समाज शास्त्र से सहारा मिला है? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्न में जो है शिक्षा के कौन से स्तंभ को समाज शास्त्र से सहारा मिला है, तो वो है साथियों ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए जो है सीखना। ठीक है, तो जो भी साथी विकल्प डी चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, सभी लोग भाई एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर साथियों ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सभी पेपर में पूछे गए सवाल हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ? तो जो लोग जा रहे हैं 1 अप्रैल 2010 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, शिक्षण जो है प्रभावशीलता निर्भर करती है। बताइए, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, बताइए, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की लिखावट पर, शिक्षक को जो है विषय की समझ का होना। बताएं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? यहाँ पर सभी साथी उत्तर देंगे। चलिएगा, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है किस पे? शिक्षक के व्यक्तित्व पर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर साथियों यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करते हैं वह क्या है? निकटता का नियम है, पुनर्बलन का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं अभ्यास के नियम पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभ्यास का नियम क्या कहता है? बार बार करने से जो है सीख जो है मजबूत होती है, और ये साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। यानी बार बार किसी चीज़ को करने पर जो है सीखना जो है मजबूत होता है, यानी सीख जो है मजबूत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारत में जो है शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को
कालानुक्रम में प्रदर्शित करें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा। चलिएगा, भारत में जो है शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालानुक्रम में प्रदर्शित करें। बताइएगा, एक क्रम में आपको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, सबसे पहले आपका आएगा धर्म, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका राजनीति आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रजातंत्र, उसके बाद आपका आधुनिकीकरण आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, BCAD। क्या भाई? BCAD, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी साथियों आप देखेंगे यहाँ पर प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन भारत में जो शिक्षा पर धर्म का प्रभाव था, इसीलिए जो है, यानी साथियों आप देखेंगे जो प्राचीन काल में शिक्षा होती थी उसमें जो है धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे गुरुकुल शिक्षा थी, वेद का अध्ययन था, ठीक है। इसलिए आपका जो बी है ये पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों अगर बात करें यहाँ पर जो है, आप देखेंगे सेकंड नंबर पर जो आएगा आपका राजनीति आएगा, ठीक है। राजनीति आएगा क्योंकि साथियों मध्यकाल में जो है राजनीति यानी मुगल शासन का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो बी के बाद जो है आपका सी आएगा, यानी आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों BCAD आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग सेकंड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में जो है वैयक्तिक भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर आप लोग बताएं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा। साथियों कक्षा में वैयक्तिक मतभेद का मतलब आप समझ रहे होंगे, हमने कई क्लास में बताया भी है। यानी जैसे एक क्लास में साथियों विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी जो होते हैं वो किसी चीज़ को अच्छे तरीके से तुरंत समझ जाते हैं, और कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं उन्हें बहुत समझाने के बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना होता भाई, और दूसरे तरीके से समझाना होता है, एग्जाम्पल दे के समझाना होता है, जिससे विद्यार्थी जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ जाए। यानी कक्षा में वैयक्तिक भेद का मतलब यही है कि एक क्लास में साथियों विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, ठीक है। सबका जो है सीखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं जल्दी से, किसी को जो है थोड़ा टाइम लगता है, एग्जाम्पल दे के चीज़ों को समझाना होता है। यही होता है आपका वैयक्तिक भेद। तो यहाँ पर आपसे सवाल करता है कि कक्षा में वैयक्तिक भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, ध्यान रखिएगा, अध्ययन अध्यापन कार्य में जो है योजना बनाने के लिए। आपका थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी साथियों क्लास में जो है कमजोर और मेधावी दोनों छात्रों का जो है ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अध्ययन अध्यापन कार्य में योजना शिक्षक तभी बनाएगा ना, जैसे मान लीजिए एक क्लास है उसमें जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर सब एक ही तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं तो क्या उसमें योजना बनाने की कोई आवश्यकता है? नहीं है। अगर एक कक्षा में जो है विभिन्न प्रकार के छात्र हैं, कोई चीज़ जल्दी से समझ जा रहे हैं, कोई जो है थोड़ा मतलब एग्जाम्पल दे के चीज़ों को समझाने पर समझते हैं, तो वहाँ पर जो है योजना बनाई जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, आधुनिकीकरण प्रक्रिया जो है पूंजीकरण, अनुकूलन और परिवर्तन, संस्कृतिकरण, स्तरीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप लोग बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर अनुकूलन और परिवर्तन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। तो यहां पर देखेंगे साथियों आपका जो अनुकूलन और परिवर्तन दिया है ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिकीकरण प्रक्रिया साथियों क्या है, अनुकूलन और परिवर्तन, ठीक है। यानी साथियों समय के अनुसार बदलाव। पहले क्या होता था साथियों, पहले जो है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब देखेंगे आप जो है अब आपका स्मार्ट बोर्ड आ गया है, ठीक है। स्मार्ट क्लासेस चलती हैं स्कूल में, विद्यालय में, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिकीकरण प्रक्रिया का मतलब यही है अनुकूलन और परिवर्तन, यानी दिन प्रतिदिन जो है आप देखेंगे इसमें जो है परिवर्तन हो रहा है। आधुनिकीकरण का मतलब यही होता है कि परिवर्तन, समय के साथ जो है परिवर्तन। पहले चीजें जो है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई जाती थी, अब आपका स्मार्ट बोर्ड पर चीजें पढ़ाई जाती हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 19 है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए
इस विचार से प्रारंभ किया गया है नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिए यहां पर आप देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं नामांकन संख्या बढ़ाना, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मिड डे मील जो कार्यक्रम है इसके और कई उद्देश्य हैं, जैसे गरीब बच्चों को जो है स्कूल तक ले आना और कुपोषण को कम करना, उपस्थिति को बढ़ाना। तो यानी आप देखोगे यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है नामांकन संख्या को बढ़ाना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। आशा करता हूं कि चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे और लास्ट में बताइएगा कि आपने 40 सवालों में से कितने सवालों को सही किया है। निम्न में जो है कौन से शिक्षक को आप अधिक पसंद करेंगे? पाबंद यानी जो पाबंद लगाता हो, शोध अभिक्षमता रखता हो, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करे। बताइए सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ढूंढिए आप लोग यहां पर, बताइए फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी यहां पर डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अधिक पसंद करेंगे? जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। SCERT का स्थापना जो है कब हुआ था बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिएगा यहां पर जो लोग जा रहे हैं 1988 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों SCERT ये क्या है साथियों, ये राज्य स्तर की जो है एक शैक्षिक संस्था है। इसका कार्य क्या होता है, पाठ्यक्रम जो है निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, ये पाठ्यक्रम में निर्माण में सहायता करता है। यहां पर आप देखेंगे इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है, बताइए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिएगा। प्रयोजन विधि जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहां पर जा रहे हैं जॉन डेवी पर, ऑप्शन थर्ड पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा जो है एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? 23 का आंसर करिए। निम्न में कौन सा जो है एक शिक्षण का बेहतर तरीका माना जाता है? व्याख्यान और सूत्रलेख, सेमिनार और प्रयोजन, सेमिनार और सूत्रलेख, सूत्रलेख और प्रदत्त कार्य। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए राइट आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं सेमिनार और सूत्रलेख पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का जो सबसे बेहतर तरीका है साथियों सेमिनार और सूत्रलेख है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, निम्न में कौन जो है प्रोजेक्टेड से संबंधित नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है 24। निम्न में कौन जो है प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं श्यामपट पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रोजेक्टेड ऐड से संबंधित इसमें से आपका देखेंगे ओवर हेडेड जो प्रोजेक्टर साथियों होता है, एपडियास्कोप होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, ये सभी आपका क्या है, ये आपका जो है प्रोजेक्टेड ऐड से संबंधित होता है। ठीक है, यानी यहां पर ये सारी चीजें देखेंगे, ये सारी चीजें जो है आपकी इलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये जो है डिजिटल है। लेकिन आप देखेंगे जो श्यामपट होता है साथियों ये आपका प्रोजेक्टेड ऐड से संबंधित नहीं है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी श्यामपट पे जो है हाथ से लिखा जाता है। ठीक है, और ये सभी आपके जो है प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा, किस परीक्षा में जो है पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? वैधता, व्यापकता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। 25 का आंसर बताएं, किस परीक्षा में जो है पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? चलिए तो यहां पर देखेंगे साथियों जो वस्तुनिष्ठता वाली परीक्षा होती है, विकल्प वाली जो परीक्षा होती है, इसमें क्या होता है, पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो है व्यक्तिगत जो पक्षपात होता है वो संभव नहीं होता है। ठीक है, यानी उत्तर जो है निश्चित होता है और इसमें मूल्यांकन जो है निष्पक्ष होता है और MCQ यानी बहुविकल्पी बेस पर यह परीक्षा होती है। यानी ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पक्षपात नहीं किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? शिक्षा मनोविज्ञान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहां पर आप देखेंगे बालक के व्यवहार को समझना। आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, अधिगम का अर्थ क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर यहां पर 27 का आंसर बताएं, अधिगम का अर्थ क्या है बताइए? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन,
अस्थायी परिवर्तन, केवल ज्ञान अर्जन, जन्मजात क्षमता। बताएं 27 का राइट आंसर बताएं। अधिगम का अर्थ जो है क्या है? चलिएगा, तो आप देखेंगे यहां पर जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा, जो लोग यहां पर ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा। निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत है? बताइए, इसमें से जो है अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? अनुकरण, पुनर्बलन, अभ्यास, उपयुक्त सभी। 28 का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग यहां पर बताएं। अधिगम का सिद्धांत है, यहां पर जो लोग जा रहे हैं उपयुक्त सभी डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तियों की योग्यता मापना, अनुशासन बनाए रखना, दंड देना, पाठ्यक्रम बनाना। 29 का आंसर बताइएगा, बुद्धि परीक्षण का जो है उद्देश्य क्या होता है? चलिएगा, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य साथियों क्या होता है? आप ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों की योग्यता मापना। क्या भाई? व्यक्तियों की योग्यता मापना। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, कक्षा शिक्षण में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? बताइए, कक्षा शिक्षण में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है? पाठ्यपुस्तक होती है, शिक्षक होता है, छात्र होता है, परीक्षा होता है? तो भाई छात्र जो है केंद्रित में होता है, केंद्र में होता है, तो आप कह सकते हो सी ऑप्शन राइट है। कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है वो होता है आपका छात्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रेरणा का संबंध क्या है? सीखने की तत्परता से, दंड से, अनुशासन से, भय से। 31 का आंसर आप लोग बताइएगा, प्रेरणा का संबंध जो है किससे है? चलिए, तो आप कहिएगा सीखने की तत्परता से। साथियों, प्रेरणा जो है ये ऊर्जा देती है, आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक प्रेरणा होती है साथियों, बाह्य प्रेरणा भी होती है, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है? बताइए, समावेशी शिक्षा का जो है तात्पर्य क्या होता है? चलिए, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना। गलत बात है भाई, केवल जहां लग गया वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, कमजोर छात्रों को अलग करना, बिल्कुल गलत बात है भाई, अलग नहीं करना है, सभी को जो है एक में रखकर पढ़ाना है। विशेष विद्यालय खोलना, ये भी गलत बात है भाई, विद्यालय किसी के लिए अलग से नहीं खोलना है, ठीक है। सभी बच्चों को एक ही साथ जो है गाइड करना है, एक ही साथ जो है बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही होती है समावेशी शिक्षा। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, पाठ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण को व्यवस्थित बनाना, समय व्यतीत करना, परीक्षा लेना, गृह कार्य देना। 33 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। पाठ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं शिक्षण को व्यवस्थित बनाना, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है? 34 का आंसर बताएं, निम्न में से जो है कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है? बताइएगा, प्रारूपिक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 दिया है, यहाँ पर आप आंसर कर सकते हो। चलिएगा, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है? प्रारूपिक यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद आपका है संकलनात्मक यानी समेटिव असेसमेंट होता है। निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट आपका होता है। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके मूल्यांकन के साथियों प्रकार होते हैं, ठीक है। अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? अनुशासन का जो है सर्वोत्तम प्रकार क्या होता है? आप सभी दोस्त आंसर करिएगा। दंडात्मक, स्व अनुशासन, बाह्य अनुशासन, कठोर अनुशासन। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं स्व अनुशासन पर, ऑप्शन सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? 36 का उत्तर बताएं, शिक्षा का जो है सामाजिक उद्देश्य क्या है? 36 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त उत्तर करेंगे। शिक्षा का जो साथियों सामाजिक उद्देश्य होता है सामाजिक समायोजन। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों समाज में तालमेल, नियमों का पालन, नागरिकता गुण विकसित करना, ठीक है। ये सभी आपका जो है सामाजिक, ये शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य होता है, ठीक है। सामाजिक समायोजन जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, बालक के विकास के आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हो भाई। देखिए, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, हल्के मत लेना इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर जो है लगभग 20 से 25 सवाल ऐसे कवर किए गए हैं जो एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं, ठीक है, और कुछ नए प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। तो बालक के विकास के आयाम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये जो है विकास के आयाम होते हैं। तो आप देखेंगे जो आपका डी ऑप्शन दिया है उपरयुक्त सभी, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। सह शिक्षा का लाभ है, बताइए,
सहशिक्षा का क्या लाभ होता है? सहयोग की भावना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, अनुशासनहीनता, अलगाव। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सहशिक्षा का लाभ। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सहयोग की भावना पर, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, रचनात्मकता का संबंध किससे है? नवीन विचारों से है, रटने से है, अनुकरण से है, दंड से है? बताइए, रचनात्मकता का संबंध साथियों किससे होता है? सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं नवीन विचारों से, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, शिक्षा का सर्वोत्तम गुण क्या है? आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग आंसर करिएगा। शिक्षा का जो है सर्वोत्तम गुण क्या होता है? विषय ज्ञान, समयापालन, सहानुभूति, कठोरता। चलिएगा, तो सहानुभूति जो साथियों आपका दिया है, ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। यहाँ पर सहानुभूति तो होना चाहिए। विषय ज्ञान, समय पालन, सहानुभूति। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर साथियों समानुभूति कर लीजिएगा। क्या भाई? समानुभूति कर लीजिएगा, तब आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सहानुभूति नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समानुभूति आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, 2 टर्म होते हैं, एक आपका सहानुभूति होती है, एक आपका समानुभूति। यानी एक आपका सिंपैथी होता है जिसे सहानुभूति हिंदी में कहते हैं, और एक आपका होता है साथियों इम्पैथी। क्या भाई? इम्पैथी। इसे क्या बोलते हैं? समानुभूति बोलते हैं। ठीक है, सहानुभूति का मतलब साथियों ये होता है कि दया महसूस करना किसी के ऊपर, दया दिखाना किसी के ऊपर। तो भाई दया आपको बिल्कुल नहीं दिखानी है किसी के ऊपर। ठीक है, बच्चों के ऊपर जो है दया बिल्कुल आपको नहीं दिखानी है, ये निगेटिव टर्म माना जाता है। ठीक है, लेकिन साथियों समानुभूति जो इम्पैथी होता है, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। ठीक है, समानुभूति का मतलब क्या होता है? किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान है, उस व्यक्ति की परेशानी को खुद महसूस करना, यानी खुद से महसूस करना, ये क्या है साथियों? ये आपका समानुभूति के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए, सहानुभूति का मतलब क्या है? दूसरे के लिए दुख महसूस करना, और समानुभूति का मतलब होता है दूसरे का दुख खुद महसूस करना। ये क्या है? ये आपका समानुभूति है। तो समानुभूति को बिल्कुल सही माना गया है। शिक्षक का जो सर्वोत्तम गुण होता है समानुभूति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे समानुभूति आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आप लोग क्लास को जरूर अटेंड करें। सुबह 11:30 बजे जो सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, उस क्लास को आप लोग बिल्कुल अटेंड करिएगा। यदि आप लोग अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे सुबह 11:30 बजे वाले जीके जीएस में, आपको कोई समस्या साथियों नहीं होगी, बेहतर स्कोर होगा आपका। जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, आपको हेल्प यहाँ से ज़रूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।